ठीक है सर। ना, चेहरा हर बार सही नहीं बताता। लिख लो लिख लो। आएगा आएगा। ईपीएससी दे पाओगे? उसके लिए होना चाहिए कुछ। आ तो जाएगा, लेकिन तुम दे पाओगे? मैटर वो करता है ना यूपीएससी में। हाँ? पहले नीट नीट का। हेलो। यस सर। कहाँ देख रहे थे? क्यों? अरे क्लास में थे तो कल, तो फिर कांड कर दिया मैडम जी ने। एक बार मिलना चाहते हैं। हाँ। किसकी? जान पहचान की है? अच्छा। नहीं, हमको लगा जान पहचान की। फिर तो बोलते एक दिन कोचिंग वोचिंग लाओ, डायरेक्टर सर से भी मिला देंगे। चलो, कोई एग्जाम हुआ था तुम्हारा? निकालो क्वेश्चन पेपर। आधे लोगों को तो पता भी नहीं है एग्जाम हुआ था कि नहीं। हुआ था? कब हुआ था? ज्यादा दिन हो गया। अच्छा, कोई ना, कोई निकालो। कभी भी हुआ हुआ है ना, कम से कम। हाँ, निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में पूछो। कितना? 2 बज गया। 1 घंटे क्लास है फिजिक्स का। 3 बजे खत्म हो जाएगा। कोई ना, पढ़ो पढ़ो। बायोलॉजी का सिलेबस बचा हुआ है ना बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो थोड़ा पढ़ाने दे यार सर को। कम से कम कोऑर्डिनेशन तो बनना रहेगा फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का। ये तो हम तो खत्म कर देंगे अप्रैल मई में। क्या अप्रैल में तो क्या करोगे फिर? अरे नॉर्मल तो पढ़ नहीं पा रहे हो, रिवीजन ही करोगे। रिवीजन करने के लिए पहले नॉर्मल तो पढ़ाओ। अरे यार, ये लोग कहाँ चले गए हैं? चलो देखो, निकाल लिया सबने? क्वेश्चन पेपर है सबके पास? पहला डाउट है? सर 12। 12 सीधे? अच्छा, पहले पेज 1 पे देख लेते हैं। 1 to 11 में किसी को डाउट है? 10? 10 से पहले कोई डाउट नहीं है? कौन सा? 1 में भी डाउट है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर का रिलेशन पूछ रहा। मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर का। अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? मेल्टिंग पॉइंट। अरे पहले बॉइलिंग पॉइंट से सोच लो। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है? अरे प्रेशर कुकर यूज करे हो? अरे घर में मम्मी को देखो ना यूज करते हुए। हाँ, तो उसको क्यों यूज करते हैं? प्रेशर कुकर क्यों यूज करते हैं? वो प्रेशर, हाँ, वहां से क्या होता है कि एयर पास नहीं करता है। ऊपर कुछ वेट रखा होता है तो एयर पास नहीं करेगा, तो उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होने के चलते ना, जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, जैसे पहले वाटर को नॉर्मल बॉईल करेंगे, अगर ओपन में तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगेगा। उसी को अगर कुकर में रख के अगर बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पे बॉईल करने का मतलब है जो चीज उसमें है वो बढ़िया से पकेगा। तो सिमिलर रिलेशन आता है मेल्टिंग पॉइंट से भी। अगर मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ेगा। ठीक है ना? जब प्रेशर बढ़ता है तो मोलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा। इसलिए जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? इंक्रीज होता है। आ गया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3? 3 हुआ? 3 नहीं हुआ? 2 हो गया? चलो 3 देखते हैं। कह रहा है कि वन
0.93 watt hour energy is supplied to 10 ग्राम आइस ब्लॉक। हाँ, पहले तो एनर्जी सप्लाई किया है, क्यू सप्लाई किया है कितना, 0.93। इसका क्या मतलब है, वाट आवर का मतलब क्या है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो जूल में। ये जो टर्म दिया है ना, एक्चुअली ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है, क्योंकि पावर में हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा, वो एनर्जी देगा। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो जूल में, तो 0.93 वाट को लिख सकते हो जूल पर सेकेंड, आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 93 जूल, यानी हीट इतना सप्लाई करा तुमने, इतना हीट दिया। अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो 10 ग्राम आइस है उसका क्या होने वाला है, तो मैंने बोला है कि जब भी आइस का सवाल मिले तो अपने मन से क्या करोगे, अपने मन से उसको कहां लेके जाओगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ले जा रहे हो, इसको कितना हीट चाहिए वो पता कर लो। तो हमें क्या करना है ना, जो आइस है 10 ग्राम का, इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 ग्राम वाटर में। अगर 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको क्यू कितना सप्लाई करना पड़ेगा, m इंटू एल, इतना सप्लाई करना पड़ेगा ना। जो भी मास है उसका, उसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास कितना दिया, 10, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितनी होती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन, फ्यूजन का 80, वेपराइजेशन का 540, तो 800 कैलोरी इसको चाहिए। ये जो टर्म है ना, ये यहां से आंसर किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। तो अब देखो यहां से कंपेयर कर लो, ये एनर्जी अगर सफिशिएंट है इतना करने के लिए तो आइस मेल्ट होगा, नहीं सफिशिएंट है तो पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा, कुछ बचा रह जाएगा। अगर ये एनर्जी इतना कन्वर्ट करने के बाद भी अगर बची रह गई तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो पहले तुम्हारा काम क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना किसमें, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करोगे 800 इंटू 4.2 जूल। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेशन करो, इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, ये या ये। कौन सा ज्यादा है, ज्यादा है ना। ये कितना आएगा, 0.6 इतना, और ये जो अबाउट आएगा ये 3500 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं लेकिन उसके आसपास लिख रहे हैं, 3400 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या है, कम है और ये ज्यादा है, यानी और हीट सप्लाई कर सकता है। तो मेल्ट करने के बाद जो बचा वाला हीट होगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो कैलकुलेट करने से पहले ना एक बार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हाफ ऑफ द ब्लॉक इज मेल्ट, जो कि गलत है। पूरा का पूरा ब्लॉक क्या हो गया, मेल्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है एंटायर ब्लॉक इज जस्ट मेल्ट। एंटायर ब्लॉक अगर जस्ट मेल्ट करना होता ना तो इतना एनर्जी चाहिए, इतना से कुछ ज्यादा एनर्जी है तुम्हारे पास। तो अब क्या कह रहा है, एंटायर ब्लॉक मेल्ट्स एंड वाटर अटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो सकता है द ब्लॉक रिमेन्स अनचेंज, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यानी 1 2 तो ऐसे ही गायब हो गया। ये वैल्यू अगर इसके बराबर होती तो ऑप्शन कौन सा होता, 2 होता। और अगर ये वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसा एक ही कौन सा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा और ये कम है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लो, ये 3360 है और ये कितना 3348। अरे तो एकदम एग्जैक्ट, जैसे ये 33 कितना 48, ये भी जब 0.1 रखोगे ना, 18 रखोगे तो ये शायद उसके बराबर आएगा, 3348 के बराबर आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 2 होगा, जस्ट मेल्ट करवाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ था नहीं, कैलकुलेशन ही करना है। इसको जब एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे 3348 आएगा, और इसको भी 4.18 रखोगे तो कितना आएगा, उसी के आसपास आएगा, इसलिए जस्ट मेल्ट होगा। 3 इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ।
water falls from a height of 500 meter, what is the rise in temperature? जो भी वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है वो यूज किस में हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में। वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में यूज हो रहा है? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में। मतलब 500 मीटर से वाटर को जब गिरा रहा है ना, तो हो क्या रहा है कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो जा रहा है वाटर का बॉटम पे पहुंचने के बाद। तो पूछ रहा है कि कितना होल लिखा हुआ है इसमें, इफ द होल एनर्जी इज यूज टू हीट द वाटर, पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो क्या कर रहे हैं? वाटर को हीट करने में यूज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर में राइज कितना सा होगा? तो अगर क्यू सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर में राइज फॉर्मूला क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। ये होता है ना, अगर क्यू एनर्जी सप्लाई करोगे, मास एम, सी हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर चेंज। तो ये जो क्यू है ना, ये इसकी जगह क्या लिखेंगे? एम जी एच। जो भी एनर्जी था वाटर के पास जब 500 मीटर ऊपर रखोगे तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रहा है? एम से डेल्टा टी में। एम से एम गया, डेल्टा टी पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा? जी एच बाई सी। फिफ्थ हुआ, फिफ्थ सिक्स्थ। फिफ्थ मिक्सिंग का, इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे। T1 T2 अगर दिया हुआ है तो T फाइनल कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी था। सिक्स्थ हुआ, सिक्स्थ में किसी को डाउट? सेवेंथ, अरे बोला करो हाँ या ना। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ? Sir, 12. अच्छा चलो 12 तक पहुंचते हैं, तब तक 10th करना है ना। देखो 10th में क्या है? एक वॉल है जिसका 2 लेयर है। एक वॉल है, 2 लेयर है इसका, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है, थिकनेस सेम है, मान लो ये इसका थिकनेस टी, तो इसका भी थिकनेस टी होगा। थर्मल कंडक्टिविटी अगर इसका के ए है और इसका के बी है, इसका रिलेशन दिया हुआ है के इक्वल्स टू 3kb। तो तुमसे पूछ क्या रहा? द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 20 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हें निकालना है किसका? ऑप्शन है बहुत सारे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम, थर्मल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है जितना हीट इधर से पास होगा उतना हीट इधर से भी जाएगा। ठीक है ना? यानी अगर यहाँ का टेम्परेचर ऐसे लिख सकते हो, ये T1, T2 और T3। अब रिलेशन यहाँ क्या क्या आएगा? रिलेशन बताओ। 3 रिलेशन यहाँ पे आएगा, पहले वॉल ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर कंबाइंड के लिए। तो अगर ए के लिखोगे फॉर वॉल ए के लिए क्या लिख सकते हो? टेम्परेचर डिफरेंस कितना? देखो Q इक्वल्स टू T2 माइनस T1, या उल्टा T1 को ज्यादा ले रहा है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा? RTH। RTH कितना होता है? L बाई, तो L की जगह हमने T लिया है, KA इंटू एरिया को अभी 1 मान के चलो। ठीक है, तो ये रिलेशन। दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा T2 माइनस T3 बराबर T बाई KB। ये किसके बराबर होगा? पूरा वॉल का टेम्परेचर। तो इधर से लिख सकते हो T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई हाउ मच? T बाई KA प्लस T बाई KB। यही रिलेशन सब कुछ बता देगा। इस रिलेशन में तुमको क्या पता है? ये डिफरेंस पता है, T1 और T3 का डिफरेंस पता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री है। अब जो भी इसमें पूछ रहा होगा, इस रिलेशन को यूज करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कंपेयर कर लोगे? अरे इसमें ये KB को रिप्लेस कर दो KA के टर्म में, तो KA कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से। जैसे ये जो टर्म है ना, देखो इसका नीचे वाला लाइन लिखना है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T बाई K, इसको लिखो। और इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो? T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई, इसको KB कर दो। इसको लिखोगे तो 3KB लिख सकते हो, है ना? इधर रखो।
और इधर T बाई के बी, ये होगा 20 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह रिप्लेस करें T बाई 3 KB प्लस T बाई के बी। अब देखो सब जगह से T KB T KB T KB कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे अननोन है, इनका जरूरी नहीं पड़ेगा। बचेगा इधर 3T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3, ये बराबर किसके होगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी पूछ रहा है उसके अनुसार रिलेशन आता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 15 आएगा, मतलब T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 15, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये 20 ये 15, तो इधर 5। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये जो चीज है ना, देखो इसमें होता क्या है ना, ये KB है, सॉरी ये K है और ये KB है, तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, किसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है Ka का, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो कम होगा। जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, तो K अगर कम है, सॉरी उल्टा बोल रहा है, हाँ रुको, होता क्या है Ka, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T फॉर, या इसे K लिख सकते हो, A का छोड़ो, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। ये चीज चीजें याद करके रख सकते हो। कभी भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, K के। तो अगर मतलब पूरा टेम्परेचर 20 था तो इसके अक्रॉस 3 टाइम्स होगा और इसके अक्रॉस 1 टाइम्स होगा। जो भी ऑप्शन मैच हो रहा है वो आराम से कर सकते हो। टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस A इज 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, ये भी गलत है। हीट ट्रांसफर जो होगा A और B से सेम होगा, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम बोलना है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस बोथ इज डिफरेंट, 4 सही है। 11th हो गया, 11th टू स्फीयर्स P and Q ऑफ सेम कलर, ये तो जस्ट फार्मूला है, डायरेक्ट यूज करोगे हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ, रेडियस से सरफेस एरिया निकाल सकते हो, टेम्परेचर दोनों का दिया हुआ है, बस कंपैरिजन करना। इसमें कौन सा फार्मूला यूज करोगे, 11 सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे? अरे यार, थर्मल रेडिएशन का फॉर्मूला, स्फीयर है सेम कलर हैविंग रेडियस इतना एंड इतना, मेंटेनेड टेम्परेचर इतना, द एनर्जी रेडिएटेड। सर ये मार्कर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए ई फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, तो तुमको पी, तो इधर पी एरिया भी पी का, ई क्यू कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा ए क्यू और टी क्यू 4, इसी का रेशियो निकालना। जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वन इज 12। 12 कितने लोगों ने करा, किसी ने करा? 12 नहीं करे। 12 ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बाई ऑप्शन कर सकते थे। 12 जो है वो सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो? व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना उसको थोड़ा सा इसमें यूज करना है। देखो सबके पास सवाल है ना, इसमें देखना जो ABCD है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में है। ABCD क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में है, और जो रेशियो x/y वो दोनों साइड क्या है, सेम है। और जब रेशियो x/y सेम हो जाता है, मतलब जो भी रेशियो दोनों साइड अगर सेम हो गया, तो C और D का जो भी पोटेंशियल है या फिर हीट ट्रांसफर वो सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर यही रेसिस्टेंस रहता इलेक्ट्रिकल में तो हम C और D का पोटेंशियल सेम करते हैं, और यहाँ पे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी आ रही है, थर्मल रेसिस्टिविटी आ रहा है, तो यहाँ पे C और D पे टेम्परेचर की बात होगी। तो देखो C और D का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, चेक करो। 2 और 4, 2 भी है और 4 भी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो A है उसका टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, और C और D का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बाई ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, सॉल्व भी इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर A 60 डिग्री सेल्सियस है, C
और डी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या बी 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? बी 20 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि हीट फ्लो हो रहा है ना। अगर बी भी 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फिर बी से सी और बी से डी हीट जाएगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया, टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो नहीं होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए ऑप्शन बाई ऑप्शन डायरेक्टली इसको कर सकते थे, आंसर कितना आता? 2 आता। ठीक है, और नहीं तो क्या करोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज का तो यूज करेंगे ही, करने के बाद फिर हम आरटीएच कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे इस ऐसे, ठीक है। ये ए बी और इधर सी डी और ये ई है, यह वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटा के फिर ये मान लो ये आर ए बी है, इधर आर बी सी, इधर आर बी डी और इधर से आर सी ई आर डी। फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, ये दोनों ये सीरीज में है, ठीक है, और ये दोनों सीरीज में। फिर इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, दोनों क्या है? पैरेलल में है। फिर एक नॉर्मल वायर आ जाएगा जिसमें ए बी और ई दिया हुआ, ठीक है ना। ये नॉर्मल वायर है, इसका पूरा बी से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। और यहाँ पे कितना? आर ए बी। फिर से कंपेयर करने के लिए अभी जो बताया ना, जैसे यहाँ का 60 है, इधर का कितना है? यहाँ बताना कितना था? 10 है। बीच का डिफरेंस कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। तो आर ए बी का कुछ दिया, आर ए बी का कुछ निकाल सकते हो ना, के। आर ए बी के लिए के की वैल्यू होगी, आर इक्विवेलेंट के लिए कुछ के का वैल्यू होगा, मान लो के डैश। फिर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे पिछले वाले बोला ना कि जो भी रेसिस्टेंस होगा या जो डेल्टा टी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? के है। उधर से कंपेयर कर लोगे तो डेल्टा टी पता चल जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर लॉजिक लगा के सॉल्व कर लो, ठीक। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा नहीं, तीसरा मेथड, कि इधर से Q जा रहा है, यही Q इधर डिवाइड होगा Q1 में और Q2 में। फिर यहाँ पे इधर से Q1 और इधर से Q2 इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो मेथड पसंद है उससे सॉल्व कर लेना। आ गया समझ में? जिसने भी पूछा था समझ में आया? यस 13, 14, 15, 16, 13 करना है। आगे मिटाना चाहिए। स्फेयर के लिए आरटीएच की वैल्यू कितनी होती है? स्फेयर के लिए, ये स्फेयर है कि सिलेंडर है? स्फेयर है, ठीक है। तो अगर स्फेयर दिया होता है तो उसके लिए आरटीएच की वैल्यू कितनी होती है? थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है स्फेयर के लिए? याद ही नहीं है? ये होता, अरे कब पढ़ना शुरू करोगे बोले, ये बता। स्फेयर के लिए थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? सिलेंडर के लिए कितना होता है? आरटीएच फॉर सिलेंडर कितना होता है? याद है कुछ? सब गोबर कर दिया। फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीचर का भी और अपना भी। आ रहे हो जा रहे हो, भले पैसा कम लगा है इसका मतलब क्या पढ़ोगे ही नहीं क्या? पैसा बाकी जगह के रेस्पेक्ट में कम लगा है इसका मतलब क्या पढ़ाई नहीं करोगे? नहीं, बेइज्जती तो है। बेइज्जती तुमसे ज्यादा हम लोग का है यार, क्योंकि फिर हम भी पढ़ाने लगेंगे यार, पैसा कम मिल रहा है चलो उसी टाइप का पढ़ाते हैं, और जब वैसा शुरू कर देंगे तो फिर और दिक्कत होगा। तो यूज करो ना यार, यूटिलाइज करो, फायदा है। लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना, वो कहीं कहीं कोचिंग से दूसरे दूसरे कोचिंग से घूम के आए थे, और उनको जैसे बाकी सब कोचिंग की बात करोगे ना तो वहां दुगना तिगना पैसा लगता है। मानते हैं पढ़ाई भी होगा, पढ़ाएगा सब, लेकिन ऐसा नहीं कि हमसे तिगना पढ़ा देगा। तिगना पैसा लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ा रहा है। रैंक हम भी दिला सकते हैं, दिलाया ना लास्ट ईयर। तो यूटिलाइज करो ना, पैसा कम दे रहे हैं, फायदा है। अब तुम पढ़ ही नहीं रहो यार घर पे, फॉर्मूला याद नहीं है, छोटा छोटा फॉर्मूला नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा। अब डांट के इस एज में डांटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि अभी यहाँ से बाहर निकलोगे, गाली वाली दे के निकलोगे मन में अपने। हम चाहते नहीं कि मन में कोई गाली दे। नहीं नहीं, कोई ठीक नहीं है, हम भी देते थे अपने मास्टर को। हाँ भाई, स्टूडेंट हम भी थे कभी किसी जमाने में, अभी भी है, अभी भी कहीं कहीं पढ़ते हैं ना ऑनलाइन, किसी दिन पढ़ रहे हैं पक्का गलिया देते हैं किसी टीचर को, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है यार ये। करते हैं, जरूर करते हैं। हाँ, पढ़ाई किया करो यार, पढ़ो पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है कि नहीं? देखो, जब बेकार कॉलेज मिल जाएगा ना, फिर मजा ऐसा ही नहीं आएगा। पहले बर्डन रहेगा यार, पता ना जॉब लगे कि नहीं लगे। जब कॉलेज बेकार मिल जाता है ना, तो फिर एंजॉय कोई नहीं कर पाता है। कॉलेज में जाके 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और जब कॉलेज थोड़ा नाम वाला मिल जाता है ना, तो लगता है छोड़ो यार, एग्जाम की एक रात पहले पढ़ेंगे, बस पास ही तो होना है। सप्ली नहीं लगा, मतलब जैसे पेपर बैक नहीं होना चाहिए, बस पास हो जाओ, काम कर। कंपनी वाली अपने उठा के ले जाएगी तुमको, बाजा वाजा लेकर के आएगी, पूरा बैंड उनके साथ उठा के ले जाती है। कॉलेज होना चाहिए उस लेवल का, ठीक। हाँ, दामाद की तरह ले जाएगी एकदम। तो अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो यार, अब टाइम नहीं है। बहुत मजे कर लिए लॉकडाउन के सहारे, जो है ना, कोरोना के कंधे पे गन रख के बहुत चला लिए। ठीक है, चलो देखो, इसमें क्या है ना, थर्मल रेसिस्टेंस से कंपेयर करना था। हम लोग पढ़ते हैं ना कि क्यू जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा टी बाई आर टी एच, ये होता है ना। क्यू जो होता है वो क्या होता है, तो यहां से देख सकते हो, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, या क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टी एच कितना है। तो इसका इन्वर्स कर दो, इन्वर्स करोगे तो ऊपर क्या आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई, जो कांस्टेंट हटा दो, ये कांस्टेंट हट गया, R2 माइनस, देखो कोई ऑप्शन है, ये पूछ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो किसके प्रोपोर्शनल है, 3 या 1, 1 है ना, RTH 3 है। और Q से कंपेयर करोगे, क्योंकि ये पूछ रहा है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ही पूछ रहा है, यानी Q का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये होगा 14 हो गया। 14, ये सवाल बड़ा है, पढ़े नहीं होगे, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ही आसान है। क्या है ये, कुछ ज्यादा ही आसान है। बोलते हैं यार कि जो सवाल बड़ा लगे ना, उसको कर ही दो, क्योंकि उसको एक बार पढ़ लोगे ना, वो सॉल्व हो जाएगा। खाली पढ़ना ही होता है उसको। जो बड़ा सवाल होता है, बच्चे मतलब आलसी होते हैं, पढ़ते ही नहीं है यार, इतना बड़ा पढ़ेंगे, उससे बढ़िया कोई और सवाल कर देंगे छोटा वाला। लेकिन छोटे वाले ज्यादा अटकते हैं, और जो बड़े वाले होते हैं क्या है, बहुत इजी होते हैं। एक्सपीरियंस है, दिए हुए हम भी पेपर दिए हुए, हमको पता है, और अभी भी देते रहते हैं, बहुत सारा पेपर देते रहते हैं अभी भी। चलो, इसमें क्या कह रहा है ना, कार्नोट इंजन है। सबसे पहला चीज, कार्नोट इंजन बोलते ही एक फॉर्मूला याद आना चाहिए एफिशिएंसी का, क्योंकि यही हमें पढ़ना भी है कार्नोट में। एफिशिएंसी कार्नोट का कितना होता है, 1 माइनस टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टी मैक्सिमम। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, बस एक ही फॉर्मूला, ये तुमको पढ़ना है। अब यहाँ पे दे दिया है टेम्परेचर दोनों, गामा वामा की जरूरत कहीं फॉर्मूला में, कार्नोट इंजन में कहीं गामा बताया, तो इसका मतलब मामा बना रहा है क्वेश्चन। गामा की जरूरत ही नहीं है, वो देकर के फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। कभी भी जहां मैंने कार्नोट इंजन पढ़ाया था, उसके अगल बगल में कहीं तुमको गामा दिखा था, नहीं दिखा, तो जब नहीं दिखा था तो इसको यूज करेंगे। अब ये दो टेम्परेचर दे दिया, इन दोनों टेम्परेचर को दे दिया, इसका मतलब इफिशियंसी आराम से निकाल सकते हो। जैसे इफिशियंसी आएगा, फिर तुमसे पूछ क्या रहा है कि इंजन एक्सट्रैक्ट 1000 जूल फ्रॉम सोर्स, मतलब कि उस सप्लाइड जो कितना 1000 है ना, और जो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी होता है W बाई क्यू सप्लाइड। तो जैसे ही एफिशिएंसी तुमने टेम्परेचर यूज करके निकाल लिया, यहाँ से W आ जाएगा। और सवाल में अगर देखो तो पूछ रहा है द डिफरेंस इन इफिशियंसी, ये तो इफिशियंसी जो होगा सेम ही होगा दोनों का, दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं। कार्नोट इंजन जब सेम टेम्परेचर के बीच में काम करता है, कोई भी फ्लूइड यूज करो, ठीक है ना, कार्नोट इंजन का कहीं लिख भी सकते हो, कार्नोट इंजन का जो भी एफिशिएंसी होता है वो फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता। तुम मोनोटोमिक यूज करो, डायोटोमिक यूज करो, कोई भी आइडियल गैस यूज करो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर से बस मतलब होता है। तो गामा फामा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफिशिएंसी इतना होगा। तो जो पहला बोलना ना, एफिशिएंसी ऑफ द टू हीट इंजन इन द टू केसेस, इतना, इसको तो पहले ही छोड़ देना। उसके बाद पूछ रहा है द एरिया इनक्लोज बाय द पीवी डायग्राम इन द फर्स्ट केस ओनली 500 जूल, ये हो सकता है, आगे भी पढ़ लो। द एरिया इनक्लोज बाय पीवी डायग्राम इन बोथ केसेस इज 500 जूल, ये भी हो सकता है। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या दे रहा है कि अलग अलग दोनों इंजन से अलग अलग वर्क डन आ रहा है ना,
सॉरी हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड दोनों अलग अलग आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि इफिशियंसी सेम है। हीट सप्लाई सेम हुआ है तो जो हीट रिजेक्ट होगा वो क्या होगा, दोनों इंजन के लिए एफिशिएंसी सेम है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसको गामा से कुछ लेना देना है नहीं, तो जितना हीट सप्लाई हो रहा है उसी का अकॉर्डिंग हीट रिजेक्ट होगा, तो जितना हीट रिजेक्ट हो रहा है दोनों का सेम होना चाहिए। सिमिलरली दोनों के चलते जो वर्क डन भी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड दोनों के लिए सेम है तो W होता क्या है, QS माइनस QR, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 500 आएगी, यहां से कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा 3 होगा। एरिया इनक्लोज बाई पीवी डायग्राम, एरिया इनक्लोज बाई पीवी डायग्राम क्या देता है, एरिया इनक्लोज बाई द पीवी डायग्राम वर्क डन बाय द साइकिल, एरिया इनक्लोज बाय द पीवी डायग्राम क्या देता है, वर्क डन बाय द साइकिल, और इसलिए जो W यहां निकाला उसकी वैल्यू 500 आ रही है दो, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 कौन सा है, करे हो 15 नहीं करे हो, देखो 15 में क्या, किसी को पूछना है 15 के आगे बढ़ जाए, 15 के आगे 16 नहीं पूछना, 16 करा है किसी ने, 16 ऑनलाइन में किसी ने करा है, नहीं करे हो, अब नहीं बोलेगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आधे को लग रहा हो ये सवाल ही नहीं था हमारे में, तो सवाल था तुम्हारे में लेकिन एग्जाम के टाइम में नहीं पढ़े थे, पढ़ नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिला था। करो अभी करो तो 16 थोड़ा, 16 अभी सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 16 अभी करना। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आती है तुमको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब पढ़ाई से हट के कुछ आता है, हाँ क्या, उसके लिए कोई पैसा देगा नहीं, बैठने के लिए भी पैसा नहीं देता, हाँ कौन देगा, कहाँ कहाँ, वॉचमैन बनोगे क्या, अब वॉचमैन, वॉचमैन तो अभी भी बन सकते हैं यार, उसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जाओ कहीं अप्लाई करो, 5-6 हजार आराम से मिल जाएंगे। तुम क्या करते हो, हाँ बैडमिंटन खेलने आता है, हाँ अगर पढ़ने का मन नहीं हो ना तो फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर आना चाहिए, उधर हाथ पैर मार सकते हो, जरूरी नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ पढ़ाई से अलग तभी जाओगे जब कुछ गाना गाने, नाचने, टिकटॉक वीडियोज बनाने हैं। हाँ तो ये सब आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो फिर पढ़ाई करो, और कोई ऑप्शन है नहीं। क्या, कौन यूट्यूबर है ये, क्या करती है यूट्यूब पे, साड़ी पहन के डांस, नहीं चलो देखो, देखो 16 क्या कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, वर्क डन पूछ रहा है लेकिन दिया क्या हुआ टेम्परेचर, वर्क डन का हमें फॉर्मूला क्या है, वर्क डन होता है PdV, लेकिन अगर सवाल देखोगे ना तो प्रेशर का कहीं नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या करना है, हटाना है, कैसे हटाओगे, एक टर्म और लिखा हुआ है आइडियल, और जहां भी ये आइडियल गैस दिखे दिमाग में क्या आना चाहिए, बस P इक्वल्स टू nRT बाई, रख दो यहाँ पे, तो रखोगे ना। अब एक चीज और बताया होगा कि n की वैल्यू कितनी है 1, n को उड़ा सकते हो, अब यहाँ प्लेस करोगे तो ये होगा RT बाई V dV, अब V को रिप्लेस करने के लिए तुमको इक्वेशन दिया हुआ, V इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ,
वी को रिप्लेस कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर? रिलेशन दिया ना, वी इक्वल्स टू हाउ मच, रिलेशन दिया हो ना कुछ कांस्टेंट मान लो के टी टू रेस टू ये टी रेस टू पावर 2/3, ऐसे लिख सकते हैं ना, के जहां क्या है कांस्टेंट है, तो डीवी कितना हो जाएगा, के 2/3 टी रेस टू पावर माइनस इतना होगा डी टी। इसको ले जाकर के यहाँ रख दो, जब प्लेस करोगे यहाँ पे तो W कितना हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाई वी, वी की जगह रखो के टी 2/3 और डीवी सर 166.2 जूल। कितना, सर 166.2 जूल। 166.2, ठीक है, 2/3 टी 1/2 सॉरी 1/3 डी टी। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो टी सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर वाला टर्म गायब ही हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो इधर कितना है 2/3 है, ऊपर जाएगा -2/3 होगा, तो -1/3 पहले से था, -1/3 -2/3 हो जाएगा -1, तो एक -1 आएगा और यहाँ 1 है, और 1 1 एक दूसरे को खा जाएंगे, तो टी रेस टू पावर 0 मतलब 1। अब यहाँ से W जो आएगा, W होगा इंटीग्रेशन आर डी टी, बस इतना ही टर्म बचेगा, और R क्या है, सॉरी 3/2 भी बचे, 2/3 भी बचेगा, 2/3 बाहर कर लो, 2/3 R डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है तुमको सवाल में डायरेक्ट, कितना है 30, बस यहाँ 30 पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू भी दे दिया है, बस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और थोड़ा सा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इतना ज्यादा वाला टफ नहीं है यार, इंटीग्रेशन तो कट गया ना सब कुछ, जो टर्म जिसके टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कैंसिल आउट हो गया। अब इंटीग्रेशन डीएक्स नहीं आएगा तो फिर क्या ही आएगा। तुम लोग से उतना टफ इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा ना, उनको पता है कि बायोलॉजी वाले ऐसे ही बेचारे बायोलॉजी लिए ही हैं वो कि क्यों मैथ नहीं आता था, तो फिर मैथ क्यों पूछेगा। अभी है कि फिजिक्स बिना मैथ का होता नहीं है, और फिजिक्स को सिलेबस से हटा नहीं सकता है, क्योंकि फिर एग्जाम लेगा किस चीज का, बस बायोलॉजी। केमिस्ट्री में भी मैथ होता है ना। 17 ना ना नाइस। हाँ पूछो पूछो क्या कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ वो उसी 166 पॉइंट समथिंग है। अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, अभी बना 17 करो, 17 हुआ, 17 18 19 20 कुछ नहीं हुआ या सब हो गया? 18 करना है, 21। 18 और 21 करना है। चलो 18 पहले देखते हैं। तीन लोग 4 लोग हैं। चल बढ़िया, तुम लोग भी घर से ऑनलाइन किया करो, मजा नहीं आता। अच्छा देखो कह रहा है कि 3 सैंपल है एबीसी और वॉल्यूम इनिशियली क्या है सेम है, इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ईच इज डबल, तीनों का वॉल्यूम क्या क्या है डबल किया गया, लेकिन 3 अलग अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस एडियाबेटिक, दूसरा आइसोबारिक, तीसरा आइसोथर्मल और चौथा है नहीं। इफ फाइनल प्रेशर इज इक्वल, कह रहा है फाइनल प्रेशर क्या है तीनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ इनिशियल, तो सबसे पहले चीज पीवी डायग्राम पे चलो, पी भी एक वॉल्यूम यहां ऐसा सोच सकते हैं। जो भी प्रोसेस हो रहा है ना इस V और 2B के बीच में हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है इस V और 2B के बीच में होगा, ठीक। तो एक आ कह रहे हैं सबके सबका प्रेशर जो है ये फाइनल प्रेशर है, ये मान लो P2 है। अब शुरू कहां से करेंगे, शुरू करेंगे अलग अलग प्रेशर से, वही अलग अलग प्रेशर का रेशियो निकालना है। तो जो भी पॉसिबल है, पहला
कुछ इस तरीके का चलेगा। कांस्टेंट प्रेशर इसी तरीके का होता है ना, अगर कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ कर रहे हो तो इस तरीके का, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर यहाँ नहीं होगा क्योंकि प्रेशर सेम रखना है, तो ये वाला जो इक्वेशन आएगा ये इधर से आएगा। ये किसके लिए है? P1 इक्वल्स टू P2। आ रही बात समझ में? एक हमने प्रेशर लाइन लिया, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये किसके लिए है? आइसो बारीक के लिए। इसके लिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। नेक्स्ट कौन सा बचा? आइसोथर्मल और आइसो, तो एक्सपेंशन जो होगा आइसोथर्मल या फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का इस तरीके से होगा। अब इसमें सोचना है क्या ना, एक कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या होगा? एडियाबेटिक। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक बोलेंगे। दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है, इसका या इसका? ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है ये, ठीक है ना। स्लोप का पता करने के लिए जैसे यहाँ का स्लोप पता करना है, एक लाइन खींच दो, यहाँ पे स्लोप पता करना है तो एक लाइन खींच दो, फिर उसका एंगल देख लो, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा है। यानी ऊपर वाला ये जो ग्राफ है ना, ऊपर वाला ग्राफ क्या है? एडियाबेटिक का, और ये किसका ग्राफ है? आइसोथर्मल का। अब एक चीज यहां से देख के ही बता सकते हो कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये P1 डैश, ये P1 डबल डैश है, तो P1 डैश की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एडियाबेटिक के लिए जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन देख लो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एडियाबेटिक का प्रेशर सबसे ज्यादा है और आइसोबारिक का प्रेशर सबसे कम है। आइसोबारिक का प्रेशर सबसे कम करना है, देखो कौन सा सबसे ज्यादा प्रेशर किस केस में दिखा रहा है? 2 नंबर चेक कर लो, ठीक से चेक कर लो। एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। देखो सबसे ज्यादा आइसो एडियाबेटिक का है, सबसे ज्यादा किसका है? एडियाबेटिक। तो जब ऑप्शन देखो ना, इक्वेशन के पास नहीं जा रहा, इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करोगे ना, तो अगर ऑप्शन देख रहे हो 2 और 3 और 4 में, 3 और 4 में कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पहले 3 और 4 को कंपेयर कर लो। 4 हो सकता है क्योंकि इसमें एडियाबेटिक का टेम्परेचर ज्यादा है, और नेक्स्ट 3 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब 2 और 1 में सोचो, 2 और 1 में कौन सा होगा? चलो नहीं सोच पा रहे हो यार, इक्वेशन से ही कर दो फिर। देखो इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये P1 की जो वैल्यू होगी वो P2 के बराबर होगी, किसके लिए? आइसोबारिक के लिए, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या है? P1 बाई P2 बराबर होगा V2 बाई V1 के। ये किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। पढ़े हो ना? आइसोथर्मल में क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1 बाई P2 बराबर किसके होगा? तो V2 V1 दिया हुआ है, तो जब उसको रखोगे तो यहां से आएगा P1 इक्वल्स टू 2P2। ये इक्वेशन निकला आइसोथर्मल के लिए। अब किसके पास चलोगे? एडियाबेटिक के लिए। तो एडियाबेटिक का P1 बाई P2 होगा V2 बाई V1 और गामा, ठीक है। P1 बाई P2 बराबर होगा V2 बाई V1 टू द पावर गामा। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो V2 कितना दिया हुआ था? V2 दिया हुआ था 8, और गैस कौन सा दिया हुआ? गैस के बारे में कुछ बताया? अच्छा गामा ही दे दिया, गामा सीधे दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2√3, 2√2। तो P1 इक्वल्स टू 2√2 P2, यहां से कर लो। अब वैल्यू रख दो तो, क्योंकि तुमको P1 निकालना था। ग्राफ से अगर नहीं समझ में छोड़ दो। सबसे पहले रखना है एडियाबेटिक, फिर रखना है आइसोबारिक, फिर रखना है आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक के लिए ये है 2√2 P2, और आइसोबारिक के लिए है P2, और आइसोथर्मल के लिए कितना?
P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√2 1 2। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। नेक्स्ट कौन सा करना था? 21 19 हो गया, 19 और 20 भी हो गया। चलो फिर 21 करते हैं। देखो 21 है क्या? कह रहा है कि वेसल जो है वो क्लोज्ड है। वेसल क्लोज करने का मतलब है कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो इसका मतलब डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, और डेल्टा P बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T बाई T। ठीक है, तो अब तुमको करना क्या? परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर या प्रेशर, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर निकालना है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन T, जो कि बराबर होगा डेल्टा T बाई T इंटू 100 के। डेल्टा T कितना दिया हुआ है? 1। T की वैल्यू कितनी दी हुई है? 250 इंटू 100। इसी को सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करोगे 0.4। ये सब जो परसेंटेज चेंज वाले जो सवाल है ना, ये एरर वाले तरीके से सोचा करो। एरर के तरीके से सोचोगे आराम से हो जाएगा। एरर के तरीके में था ना कि अगर PV इक्वल्स टू NRT दिया हुआ है तो यहाँ से P बाई T क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर किसी एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा। तो दूसरे में जब इसका रिलेशन क्या है? PT पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यह है ना। तो यहाँ से आएगा डेल्टा P बाई P माइनस डेल्टा T बाई इक्वल्स टू 0। उसी से मैंने ये लिखा, क्योंकि जो भी पावर होता है वो कहाँ दिख जाता है? बाहर की तरफ। तो जब एरर कैलकुलेट करेंगे ना तो पावर प्लस ही हो जाता, माइनस नहीं आता। एरर जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? सारी चीज ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तुमसे, तो चेंज में माइनस को रखेंगे। चेंज में जब पूछेगा तो माइनस नहीं हटाएंगे। 22 हुआ? 22 किसी ने करा? एक बार पढ़ो सवाल, बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगी, बड़ा सवाल है। नहीं पढ़े हो ना, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। इससे आसान सवाल पूरे पूरे इस पेपर में कहीं नहीं है। अब तुम लोग को अलग अलग होगा, बहुत बड़ा है। हाँ माउंट एवरेस्ट से ही डर गए। कॉपी नहीं है? अच्छा है, अरे रखता। अरे वो पता ना, वो एक बना हुआ है दिमाग में। बच्चे कॉपी ऊपर नहीं रखते हैं तो उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, बाकी और किसी चीज से डिस्टरबेंस नहीं होता है। बाकी नाच सकते हो इधर बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। नाच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाचोगे? अरे ये नाचेगा, जाओ आगे। पढ़ लिए सवाल? 22 पढ़ लिए? 22 किसी ने करा है? पहले ये बताओ, किसी ने ऑफलाइन ऑनलाइन किसी ने नहीं करा? पढ़ा ही नहीं होगा। ऑनलाइन किसी ने करा? 3 ही लोग, 4 ही लोग हैं। 4 में से कौन हाँ है? सर, मैंने किया था। अच्छा तुमने करा? नहीं, 5 में से एक हम है। चलो देखते हैं। देखो ये जो सवाल है ना, ये कह रहा है एक पॉइंट का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दे दिया। एक पॉइंट का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दे दिया है। दूसरे पॉइंट पे वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर दिए दिया है, प्रेशर पूछ लिया। जब सवाल पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। एक पॉइंट 1 पे P1 T1 V1 दे दिया है, दूसरे पॉइंट पे
T1 को गायब कर, T2 को गायब कर दिया, T1 दे दिया और सॉरी T2 दे दिया और V2 दे दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? P1 V1 बाई P2 V2 बाई, बस अब इससे आसान सवाल क्या ही आएगा? फिजिक्स है, कुछ हो सकता है? अब गलती कहाँ होगा इसमें? यूनिट्स में। यूनिट्स में क्या गलती हो सकता है? पहले तो क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर लो, और फिर जो टेम्परेचर दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट कर लो। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आंसर, पता नहीं आंसर कौन सा होगा, ये मुझे याद नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। 1 इंटू 330 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है? 27, 27 और 300 इधर हो जाएगा, T निकालना है। और 5.2 लीटर्स में दिया है, इसको क्यूबिक में कम कन्वर्ट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। लीटर को क्यूबिक में मल्टीप्लाई करना आता है? क्यूबिक सेंटीमीटर में। लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई चेंज करने आता है? वो कर चुके हैं, देखो इधर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर नीचे 200, इसी को सिंप्लीफाई करना, 0 से 0 गया, से ये गया, 3 से 10, T2 जो होगा दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 5.2, यानी आंसर 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम है वाला ऑप्शन देखो कौन सा। अब 1 का आंसर 1 तो नहीं हो सकता, 1 ATM पहले से ही था तो 1 तो होगा नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। 23 हुआ, 23। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ये बताओ, VRMS कितना होता है? 3RT/m। तो अगर VRMS सेम रखना है तो R सेम, T सेम और मास सेम। तो इसमें कौन ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें मास सेम होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास सेम होता है तो RMS सेम नहीं होगा। नाइट्रोजन CO2 का मास सेम होता है? नहीं होगा। एयर और नाइट्रोजन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, इसलिए दोनों का VRMS क्या होगा? सेम होगा। 24 किसी ने करा? 24 करे? 24। देखो 24 में क्या हो रहा है, अगर ए पॉइंट पे हीट करोगे तो डेंसिटी कम होगा, ठीक है, और डेंसिटी कम होगा ए का तो वो किधर की तरफ जाएगा? डी की तरफ। क्लॉकवाइज सर, हाँ, क्लॉकवाइज होगा ना सर? रुक जाओ बता। हाँ, डी के तरफ जाएगा तो बी पे जो वाटर है ना वो किधर की तरफ भागेगा? ए की तरफ, यानी जो मूवमेंट होगा वो ADCB होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑप्शन 1। देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि एक कंटेनर दिया हुआ है इस शेप का, ऐसा कंटेनर है, यहां पे इसको हीट कर रहे हैं। हीट करोगे ADCT, तो जब हीट करोगे ना तो यहाँ का डेंसिटी क्या होगा? कमेगा। डेंसिटी कम होगा तो यहाँ से ऊपर जाएंगे फ्लूइड, ऊपर जा रहा है फ्लूइड मतलब ये जगह खाली होगा, खाली होगा तो ये इसको फिल करेगा ही, और ये वाली चीज इधर से सर वो आंसर की में 4 दिया हुआ था इसीलिए गलत होगा। ऑप्शन 4 गलत होगा। सर्कुलेशन जो होगा क्लॉकवाइज। सर 28 नंबर सर। 25, 26, 27 में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? अब देखो एक चीज बता रहे हैं, 28 भी बिना पेन उठाए कर सकते थे। 28 को ना बाई ऑप्शन बिना पेन उठाए कर सकते हो। कैसे? टेंशन से। देखो ब्लॉक बी पे टेंशन कितना लग रहा है? ब्लॉक बी पे टेंशन कितना लग रहा है? 2T, और ए पे T, यानी ए का जो एक्सेलेरेशन है और बी का जो एक्सेलेरेशन वो कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली। ऐसे बताया था ना मैंने, TA बराबर किसके होगा? TB और AB के। अब टेंशन की जो वैल्यू है ना सीधे पुट कर दो, TA का वैल्यू TAA और TB का वैल्यू 2TAB। यहां एक्सेलेरेशन देखो कौन सा मैच कर रहा है, जो भी मैच 0, अरे नहीं, 1 2 में से कोई एक होगा। 3 और 4 तो ऐसे ही गायब हो गया, 3 और 4 गायब हो गया, तो अब सोच लो
कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा? क्योंकि हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू 2ab, कौन सा होगा 1, बस काम खत्म। और नहीं तो फिर इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर जो फिजिक्स वाला मेथड होता है जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सेलेरेशन बनाओ, वहां से सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, इतना ही आएगा। तो फिर टाइम वेस्ट सर क्यों करना अगर एंट्री लॉजिकली से कर सकते। 0 आ रहा है सर। जीरो आ रहा है, चलो देखो सॉल्व करते हैं। इधर एक फोर्स लग रहा है mg साइन 30 डिग्री, इधर टेंशन लग रहा है T, ठीक है। और मान लो ये इधर की तरफ एक्सीलेट हो रहा है A से। दूसरा इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऊपर टेंशन 2T लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg लगेगा, और ये मान लो नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रहा है A B से। तो यहां से इक्वेशन लिखो क्या होगा, T माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू ए। इधर से लिखोगे तो क्या होगा, एम जी माइनस 2T इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू ए बी। अब यहाँ पे अननोन कितने हैं, कितने अननोन है बोलो तो, अननोन कितने हैं, 3 है ना, 1 2 और एक ये 3। तो इसके लिए हमें फिर कहाँ चलना पड़ेगा, अभी मैंने बता दिया a किसके बराबर होगा 2ab के। तो पुट कर दो किसी एक को, अगर इसको पुट करोगे तो ये होगा m इंटू ए बाई 2। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई करना, तो 2 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो mg माइनस 2t बराबर होगा m a बाई 2, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू 2m a। सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 0। इधर कितना हो गया 0 ही हो गया, तो एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन 0 मतलब 0 0, फोर्स सही है। मास का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, जो मास है ना उसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो कितना है 0 है, नेट फोर्स ही सिस्टम पे 0 हो गया, इसलिए बॉडी का एक्सेलेरेशन ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो आंसर कौन सा होगा 4 होगा। क्या क्या बोल रही हो? फर्स्ट वाला ma/2 होगा। हाँ ये ma/2 है, उससे इधर कुछ भी करोगे ना, इधर कुछ भी सिंप्लीफाई करोगे, इधर का कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि ये कट कर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इधर 0 आ गया, इधर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3ma/2 इसको सिंप्लीफाई भी करते हो तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, यानी सिस्टम रुका हुआ है, नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, रुका हुआ है, तो उससे सिंप्लीफाई करोगे आंसर 0 होगा। यहाँ पे लॉजिक लगा के गलत हो जाएगा। हाँ लॉजिक लगाने से आंसर 1 आता, ठीक है ना। अगर बस टेंशन से सोचते तो आंसर कितना आता 1 होता, लेकिन नेट फोर्स ही नहीं था सिस्टम पे, अगर नेट फोर्स नहीं है तो सिस्टम रुका रहेगा। अरे हर जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं फेल हो जाता है। 29 तो यार पता ना कितने बार पूछ लिया इन्होंने, हर टेस्ट में ही घुसा ही देते हैं। उनको बोल दिया करो अगली बार से जब क्वेश्चन पेपर आया ना 29 दिखे तो उसको बोल देना 4 नंबर दे ही तो फ्री में। हाँ चलो नेक्स्ट 30 हो गया, 30 बोलो जल्दी कौन सा और पूछना। 33 33। 33 में क्या पूछ रहा है, फोर्स मिनिमम चाहिए। ये भी आसान सवाल है। देखो इसमें क्या है ना, फोर्स मिनिमम तब होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर्स मिनिमम कब होगा, जब सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि जब ये मूव करेगा ना तो किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। जैसे इस पे कह दिया हुआ कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इधर F, इधर की तरफ फोर्स क्या लगेगा mg साइन थीटा, थीटा की जगह कितना दिया हुआ 30, तो 30 रख दो। इधर एक फोर्स आएगा F cos 30, इसका एक कंपोनेंट आएगा ना इधर की तरफ, इधर नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर की तरफ लगेगा mg cos 30 प्लस F
साइन 30 ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाए खत्म। देखो अगर ये सिस्टम एक्सेलेरेट करेगा, ये सिस्टम क्या कर रहा होगा, एक्सेलेरेट करेगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स, नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा यानी इसका वैल्यू बढ़ेगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है ना, जस्ट इसको इस पे रोक के रखे, जस्ट फोर्स क्या करे, इसको इस पे रोक के रखे। तो जस्ट अगर ये फोर्स इसको इस पे रोक के रख रहा है, तो उस इंस्टेंट पे तुमको क्या चाहिए, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी होगी फोर्स की वैल्यू। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे ना, इसको और इसको इक्वेट करो, mg tan 30 और mg tan 30 की वैल्यू, हाँ बाई रूट 3 डिवाइड कर दो। हो गया। इसमें अब कुछ था नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन से सोचोगे ना, कोई किसी का मन हो गया चलो फ्रिक्शन से सोच लेते हैं, तो फ्रिक्शन के लिए म्यू दिया ही नहीं है। वो साफ साफ सवाल में बोल रहा है ना कि तुमको मिनिमम चाहिए फोर्स जिसके चलते क्या हो, फ्रिक्शन मिनिमम हो। और फ्रिक्शन मिनिमम कब होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा। हाँ बॉडी, अरे जब नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम हो जाएगा तो फ्रिक्शन मिनिमम होगा। और नॉर्मल रिएक्शन में के जो टर्म है ना, इसमें ये दोनों चीज आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको चेंज कर नहीं सकते हो। ये भी टर्म कांस्टेंट है, चेंज किसको कर सकते हो, एफ को। तो अगर एफ को मिनिमम कर दे तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो अपने आप मिनिमम हो जाएगा। और एफ को मिनिमम करने का तरीका है, बॉडी को क्या करे, जस्ट उतना ही फोर्स अप्लाई करे ताकि ये रेस्ट में इस पे रहे, जो जस्ट इसको बैलेंस करेगा। चलो नेक्स्ट कौन सा, 34, 35, 36 करना है। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। एक पार्टिकल है, यहां से रिलीज करा, इनिशियली जो इसका हाइट है कितना, कैपिटल H है, और मान लो ये स्मॉल हाइट से फॉल करा, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी हो कितनी होगी, अगर h हाइट से फॉल करेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। तो इस पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो कितना होगा, हाफ mv², v की जगह कितना, तो हाफ m 2gh मतलब mgh। ये सोचना भी नहीं था, ठीक है। लेकिन सवाल में कह क्या रहा है कि जो भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किसका आधा, किसका 1/3 है, किधर गया सवाल है, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी और 2 टाइम्स है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, अगर इस पॉइंट पे 0.2 पे पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 है ये 0.2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2 कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2 कितना होगा, mg कैपिटल H माइनस, क्योंकि ये हाइट कितना है, ये रेफरेंस मानोगे तो ऊपर कितना है, h माइनस स्मॉल h, यानी पोटेंशियल एनर्जी इतना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से mgh माइनस स्मॉल h बराबर होगा, किधर गया यार, सवाल ही गायब हो गया। अच्छा, 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी mgh, इसको सिंप्लीफाई कर लो, mg से mg गया, h माइनस h इक्वल्स टू 2h, सिंप्लीफाई करोगे h की वैल्यू कितनी आएगी, 3। फिर इसको यहाँ पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ये वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी निकाल लो। सब में h/3 है क्या, अच्छा 3 में है, यानी दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो इसको पुट कर दोगे, वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 37 हो गया। 37 तो एक बार और पूछा था वो, शायद ये रिपीटेड सवाल है। 38 किसी ने करा, 37 नहीं पूछना है ना किसी को, 38 ऑनलाइन किसी ने करा, 38 थोड़ा सही सवाल है सर 0 आंसर, 0 है, नहीं यार 0 कैसे होगा। देखो वर्क डन होता है क्या, फोर्स इनटू, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले पता करो फोर्स कितना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितने से हो रहा है। तो कह रहा है ना कि एक ब्लॉक है जो कहाँ रखा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है जिसका थीटा दिया हुआ। तो अगर इस पे इधर mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन n, इधर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी,
रुका हुआ है, यानी इस फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट किसके बराबर होगी, mg sin थीटा के बराबर। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि म्यू जब नहीं दिया हो ना, म्यू जब नहीं देगा तो अपने मन से मान लोगे कि सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। जब भी सवाल फ्रिक्शन दिया हुआ है, सवाल में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लिखा हुआ है और म्यू की वैल्यू ना दी है, वो मतलब ये है कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम। इसमें कहीं ना कहीं लिखा भी होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लिखा है कहीं। ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, लिखा है ना, ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। लिखा हुआ है डज नॉट स्लाइड, यानी ये रुका होने का मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन है ये जस्ट किसको बैलेंस कर रहा है, यानी फ्रिक्शन तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा दे दिया। यानी फ्रिक्शन कितना हो गया। अब ये जो ब्लॉक है ना, इस फ्रिक्शन के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ये जो ब्लॉक है ये इस फ्रिक्शन के डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, लेकिन लिफ्ट के साथ साथ तो मूव करेगा ही। लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, vt। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, vt से। तो अगर वर्क डन निकालोगे तो f डॉट vt करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा ये है, हॉरिजॉन्टल से थीटा है, वर्टिकल से 90 माइनस थीटा, यानी f की वैल्यू mg साइन थीटा vt cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो वर्क डन हो जाएगा mg vt साइन स्क्वायर थीटा। ये सही सवाल था थोड़ा सा। थर्टी नाइन 39 हो गया, 40 भी हो गया, 41, 42 किसने किसने करा, 42 किसी ने करा, साइड स्क्वायर रूट सही है। 43, 44, 44 हो गया। चलो 45 देखते हैं। फोर्टी फाइव में क्या कर रहा है, अच्छा एच शेप है, इसका भी लेंथ L, ये भी लेंथ L और ये भी लेंथ L है। अब इसमें हो क्या रहा है ना कि इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो अगर ये एक लाइन है और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछोगे ना, तो इस वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। जैसे ये एक रॉड है और इसमें एक और रॉड लगा हुआ है ऐसे, तो इस रॉड का उस रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस लाइन का इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0। यानी जो 3 रॉड था ना उसमें से एक गायब हो गया, बचा कितना, ये। तो ये 1 है और ये 2 है। 1 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐड कर दो, तो जो I होगा ना वो होगा क्या, I1 प्लस I2। अब देखो ये लाइन था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस रॉड का, यही 1 है। तो एंड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आ रहा है, एंड के अबाउट। तो एंड के अबाउट जब निकालोगे तो I1 की वैल्यू होगी ml स्क्वायर बाई 3 या 12, 3, 12 सेंटर से होता है। रॉड को एंड से पकड़ के घुमाना ज्यादा मुश्किल है, रॉड को एंड से पकड़ के घुमाना ज्यादा मुश्किल है, और अगर मुश्किल हो रहा है यानी उस वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर 3 में कौन सा ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना भाई, 12 ज्यादा डिवाइड हो गया, तो ये ज्यादा है, इसलिए एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। दूसरा तो I1 तुमने निकाल लिया ml स्क्वायर बाई 3। दूसरे का सोचते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है ना कि ये एक लाइन है, इसके अबाउट इस लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब इसको एक पॉइंट मान सकते हो जो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, L डिस्टेंस पे रखा हुआ। अरे ये ऐसे घूमेगा ना, अगर इसको घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा। ये सारे पार्टिकल का डिस्टेंस क्या रहेगा, इस एक्सिस से कांस्टेंट रहेगा। जो भी पार्टिकल है ना सबका जो डिस्टेंस है, इस मास पे जो भी एलिमेंट लोगे सबका डिस्टेंस क्या है, इस एक्सिस से सेम है। तो इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत है, सारे पार्टिकल को पटक दो एक जगह पे, तो पटक दोगे तो वो पॉइंट मास हो जाएगा m, जिस कितने डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है, तो इसका कितना हो जाएगा ml स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे 4 ml स्क्वायर बाई 3, बस खत्म, ठीक है। चलो तो फिर मजे करो आज। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
थैंक यू सर।